वेलकम मेरे सभी बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो टॉपिक लेके आए हैं और हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 12 के केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ यानी राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कब आया? 1986 में आया। आज हम लोग बात करेंगे कि राउल्ट का लॉ होता क्या है। सबसे पहला ये सवाल है कि राउल्ट लॉ किस पर आधारित है। तो याद रखना, राउल्ट लॉ का जो संबंध है, पहले ये समझिए कि राउल्ट लॉ का संबंध है किससे। तो राउल्ट लॉ का संबंध है वाष्प दाब से। तो सबसे पहले हमको वाष्प दाब को समझना होगा। जब हम वाष्प दाब को समझ जाएंगे तब हम उसके बाद राउल्ट के लॉ पर चलेंगे। ठीक है, और क्या होते हैं आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाष्प दाब। वाष्प दाब, राउल्ट लॉ अभी हम पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे वाष्प दाब। अभी यहां पर वाष्प दाब होता क्या है? इंग्लिश में बोला जाता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होती क्यों है? तो सबसे पहले वाष्प दाब नाम से ही पता चल रहा है, वाष्प का दाब। तो वाष्प की दाब आएगी कैसे? जब वाष्पीकरण होगा तभी तो वो वाष्प निकलेगी। तो इसको पढ़ने से पहले हमें यहां पर पढ़ना होगा वाष्पीकरण। क्या पढ़ना होगा बेटा? वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन, वाष्पीकरण। अब ये वाष्पीकरण होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। हालांकि वाष्पीकरण तो एक ऐसी घटना है, ये 24/7 चला करती है, हमेशा चला करती, जीवन पर्यंत चलती रहती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग खेतों में पानी लगा के आते हैं, अगर हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझे, और कुछ समय पश्चात क्या होता है कि वहां की जो जमीन होती है वो पूरी तरीके से सूख जाती है। या हम लोग क्या करते हैं, कभी बारिश होती है तो तालाबों में पानी भर जाता है और फिर वो धीरे धीरे पानी तालाब का क्या होता है, कम पड़ता जाता है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये वाष्पीकरण के कारण हो रहा है। यानी पानी जो है वो धीरे धीरे वेपर के रूप में उड़ता जा रहा है। तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। जितना ज्यादा वेपर बनेंगी उतना ज्यादा पानी की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। सीधी सी बात है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग खेतों में, अब जहां पर भी अगर हम बात करते हैं, जब हम किसानों के खेतों की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं तो जो धान की फसल लगाई जाती है, जब बेड़ लगाई जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, पानी को इतना इतना सा भर देते हैं और उसके बाद उसी में धान की बेड़ लगाते हैं, धान के पौधे उसी में लगाते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि जब हम अगले दिन जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें का सारा पानी क्या होता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी वाष्पित हो गया। तो जितना ज्यादा वाष्पन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पानी का अमाउंट कम पड़ता जाएगा। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण का एक मतलब हमने आपको समझाया कि वाष्पीकरण होता क्या है। अब यहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर वाष्पीकरण होता क्यों है, क्या वाष्पीकरण रुक सकता है, ये सवाल है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि वास्तव में वाष्पीकरण होता क्यों है, इवापोरेशन क्यों होता है। तो सबसे पहले यहां पे समझो कि मान लीजिए यहां पर आपके पास एक पात्र है, हमने यहां पर एक पात्र लिया, पात्र का मतलब यहां पर हमने एक बर्तन लिया, और सपोज करिए इस बर्तन में हमने कुछ पार्टिकल ले लिए। मान लीजिए यहां पर ये ए के पार्टिकल है। किसके पार्टिकल है बेटा? ए के पार्टिकल है या बी के, जो भी मानना चाहो। कुछ पार्टिकल यहां पर भी है, ऐसा नहीं है ये लिक्विड हमने भरा हुआ है, तो मान लीजिए ए हमारा कोई लिक्विड है और यहां पर ये पार्टिकल बेटा इस तरीके से भरे हुए हैं। अब यहां पर कुछ पार्टिकल देख रहे हैं इसकी सतह पर है, ये इस तरीके से ये आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, ये आपको बेटा पार्टिकल देख रहे हैं, यानी ये सतह पर पार्टिकल है। तो इनको हम लोग बेटा बोलते हैं सतह के अणु या सरफेस मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सरफेस मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सरफेस मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और यहां पर ये जो सतह से नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? तो ये बेटा हमारे क्या हो जाएंगे? बल्क मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्लियर? अब यहां पर ये सतह के जो अणु हैं, इनके पास खास करके दो प्रॉपर्टीज होती हैं। कितनी प्रॉपर्टीज होती है बेटा? दो प्रॉपर्टीज इनके पास होती हैं।
और ये सतह के अणु ही क्या करते हैं, लिक्विड की सतह को छोड़ करके ऊपर इस तरीके से उड़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं वाष्पन, इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। और ये बाहर जो जा रही है, ये बेटा बाहर कौन जा रही है, तो ये आपकी वाष्प बाहर जा रही है। तो यही क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। तो सतह के अणुओं का ही क्या होता है बेटा, वाष्पीकरण होता है। क्यों होता है, तो इनके पास दो प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी का मतलब ध्यान से समझिएगा, ये जो बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अणुओं पर देखिए चारों तरफ से क्या लग रहा, आकर्षण बल लग रहा है। तो ज्यादा आकर्षण बल लग रहा है, इस वजह से ये इसकी सतह को छोड़ के नहीं जा पाते। मतलब ये बल्क मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मान लीजिए सतह के अणु उड़ गए, तो अब ये अगर ऊपर जाना भी चाहे तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो ये इसको यहां से सतह की ओर जाने नहीं देते हैं। जबकि सरफेस मॉलिक्यूल के पास, तो हम ये कह सकते हैं कि जबकि सरफेस मॉलिक्यूल पे देखिए तो आकर्षण बल जो लग रहा है वो नीचे से लगेगा, साइड से लगेगा, लेकिन ऊपर से नहीं लग रहा। तो इसकी अपेक्षा इन पर जो है आकर्षण बल बेटा क्या है, कम लग रहा है। क्या लग रहा है मेरे बच्चे, आकर्षण बल कम लग रहा है। तो यहां पर बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन पर जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है बेटा, आकर्षण बल होता है, वो बेटा कैसा होता, कम होता है, लेस होता है। पहला पॉइंट समझ में आया। तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं उन पर आकर्षण बल ज्यादा लगता है, जिस कारण इनका वाष्पीकरण नहीं होता है। और सतह के जो अणु होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उन पर बेटा क्या है, आकर्षण बल कम लगता है, जिसकी वजह से ये सतह को छोड़ के चले जाते हैं और वाष्प के रूप में क्या होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। चलिए दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, ये बेटा जो सतह के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती। क्या बात बता दी सर, क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का मतलब इनके पास एनर्जी होती है। भाई एक बात बताओ, ये सतह पर ऐसे तो नहीं पहुंच गए कि आपको अगर कहीं पे जाना है कि बहुत सारी भीड़ है, अगर आपके पास एनर्जी है तो लोगों को हटाते हटाते आप आगे पहुंच जाएंगे, कुछ 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 करके आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो सामने वाला खड़ा है, भैया जाने दो, आगे जाने दो, वो कहेगा काहे जाने दे भाई, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो आगे आइए। तो भैया इनके पास क्या थी, एनर्जी थी, इनके पास क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो ये कुछ 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 करके ताकत लगाते हुए कहां पहुंच गए बेटा, सतह पर पहुंच गए। तो यहां पर इनके पास जो सतह के पास जो एनर्जी है, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो अणुओं के पास, सतह के अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है, इसको बेटा बोला जाता है सरफेस एनर्जी। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, हिंदी याद नहीं आ रही है, सतह ऊर्जा बोल सकते हैं, सरफेस एनर्जी। तो यहां पर हमें एक बात यह पता चल गई कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास सर दो प्रॉपर्टी हैं। पहला तो एक तो इनके पर जो आकर्षण बल लग रहा है वो कम लग रहा है अन्य अणुओं की अपेक्षा। हाँ सर समझ में आ गया। और इनके पास जो है गतिज ऊर्जा, सतह के अणु जो है उनके पास बेटा क्या है, गतिज ऊर्जा भी है, अन्य अणुओं की अपेक्षा इनके पास गतिज ऊर्जा भी है। तो दो प्रॉपर्टी होने के कारण यहां पर बेटा ये क्या होते हैं, वाष्प बन के बाहर उड़ जाते हैं। क्लियर है। अब जरा दिमाग लगाओ और बताओ कि जब सोचो इसमें मैंने कोई एक लिक्विड विलायक भरा, मैंने वाटर भरा, धीरे धीरे बात को समझिएगा, मैंने यहां पर द्रव भरा है और द्रव से क्या बन रही है मेरे बच्चे, वाष्प बन रही है। द्रव से क्या बन रही है, वाष्प बन रही है। तो एक बात दिमाग लगाओ, जैसे जैसे वाष्प बनती जाएगी वैसे वैसे द्रव की मात्रा कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। वाष्प जितना ज्यादा बनेगी द्रव उतना कम पड़ जाएगा, और वाष्प जितना कम बनेगी द्रव उतना ज्यादा बना रहेगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव होता है वो वाष्प के बेटा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वाष्पन क्रिया यानी वाष्प ज्यादा बनेगी तो द्रव की मात्रा कम हो जाएगी, अगर द्रव की मात्रा कम होगी तो वाष्प क्या बन रही, मतलब ज्यादा बन रही, मतलब एक ही है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था, वाष्पीकरण था। ठीक है। तो हम अगर एक शब्द में समझाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो द्रव होती है, ध्यान से सुनना, द्रव वाष्प में बदलने के लिए जितना बल लगाती है उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। तो हम उसको बेटा क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइए, क्या वाष्प इतनी समझ में आ गई
तो वाष्पीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या है? सरफेस एनर्जी ज्यादा है। तो ये हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा बेटा, वाष्प। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा वाष्पीकरण हो रहा है, क्या है? वाष्पीकरण हो रहा है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है बेटा? द्रव का लिक्विड यानी द्रव का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ये बात हम लोगों ने समझ ली। हालांकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जब आप राउल्ट लॉ पढ़ रहे हैं तो इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक बात ये समझ में आती। अब हम ये देखेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। समझिए जरा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, समझिए बात को। तो सबसे पहले ये है कि वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं कंटेनर का आकार बदल दूं, क्या वाष्पीकरण कम पड़ जाएगा? बताइए। कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ये बड़ा पात्र है, ठीक है, इसमें मैंने एक द्रव भरा है, तो यहां से भी वाष्पन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। एक मैंने यहां पर ये बीकर लिया है, तो यहां पर भी क्या वाष्पीकरण? तो क्या किसमें वाष्पीकरण ज्यादा है, किसमें वाष्पीकरण, या ऐसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे हम अगर इसको समझने की चाहें, ऐसे मान लीजिए हमने एक बीकर लिया और ये देखिए, और इसमें हमने लिक्विड भर दिया, तो हम ये कहें कि यहां पर भी वाष्पीकरण हो रहा है, दोनों जगह वाष्पीकरण हो रहा है। तो मैं पूछूंगा किसमें वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है और किसमें वाष्पीकरण कम हो रहा है? तो आपका जवाब होगा सर, दोनों में समान वाष्पीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि बर्तन या पात्र का आकार बदलने से कभी भी बेटा वाष्पीकरण नहीं बदलता। ठीक है, तो वाष्पीकरण कभी भी प्रभावित नहीं होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर अभी हमने आपको बताया कि सर यहां पर ये पात्र अभी ओपन है, खुला हुआ है। तो कैसा है ये ओपन कंटेनर? मैं इसको मिटा देता हूं, समझते चलिएगा क्या है ओपन कंटेनर। अभी मैं कारक की बाद में बात करूंगा, पहले यहां पे थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर ये कंटेनर बेटा कैसा है? खुला है। कैसा है बेटा? खुला पात्र है, ओपन कंटेनर है। तो जैसे जैसे ये लिक्विड वाष्प में बदलता जाएगा, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम पड़ती जाएगी, कम पड़ेगी। सीधी सी बात है, इसकी मात्रा कम पड़ती जाएगी। क्लियर है? एक समय ऐसा आएगा कि इस पात्र से पूरा द्रव खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि सर वाष्पीकरण हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हम बेटा क्या करें, एक बंद पात्र ले लें। क्या ले लें? हमने एक बंद पात्र ले लिया और इसमें हमने बेटा एक लिक्विड भर दिया। क्या हमने भरा? लिक्विड। तो सपोज करिए हमने यहां पर ए के पार्टिकल भर दिए। ये हमारा ए कोई लिक्विड है, ये ए के पार्टिकल्स हैं। तो अब बेटा यहां पर क्या होगा? ये वाष्पित होंगे। हाँ सर, वाष्पित होंगे। तो उस कंडीशन में मुझे बताओ कि जब ये वाष्पित होंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो जब बेटा ये वाष्पित होंगे तो क्या द्रव की मात्रा कम पड़ेगी? बोलो जरा। नहीं कम पड़ेगी। क्यों नहीं कम पड़ेगी? क्योंकि सर ये जो वाष्प है यहां से जब निकलेगी तो ये इसके बंद कंटेनर है ना, तो इसकी वॉल से क्या होगा? टकराएगा। टकराएगा तो गैस की बहुत सारी अणुएं बेटा यहां पर क्या होंगी? इकट्ठा होंगी, इकट्ठा हो जाएंगे। और जब अणुएं इकट्ठा हो जाएंगी तो इनमें बेटा क्या होगा? संघनन होगा। मतलब ये हुआ कि ऊपर की तरफ बेटा यहां पर क्या हो रहा है? वाष्पन हो रहा है, यानी वाष्पीकरण होगा। कौन सा करण होगा? वाष्पीकरण होगा। और साथ ही साथ बेटा इसमें क्या होता है? संघनन होता है। तो वाष्पीकरण होगा और साथ ही साथ बेटा क्या होगा? संघनन होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपके घर में माता जी कभी भोजन पकाती होंगी, तो जब भोजन पकाती हैं तो देखो, अगर आज भी अगर आप गांव में रहते हैं या आप कभी गांव गए होंगे तो वहां पे देखा होगा कि जब हमारे घर में भोजन बनाया जाता है तो भोजन बनाने के दौरान क्या होता है? जो भी हमारा पात्र होता है, जैसे भगोना या कोई बड़ा सा कटोरा होता है, या शादी ब्याह में गए होंगे बड़े बड़े भगोने होते हैं, तो वहां पर देख तो वो लोग क्या करते हैं? भगोने को पूरी तरीके से ढक देते हैं। तो जब वो ढकते हैं तो उससे अगर मान लीजिए कोई हमारा वाष्पशील पदार्थ है, अगर उससे वाष्प निकली तो वाष्प वो जो भगोने का ढक्कन होता है उसकी सतह से क्या होती है? टकराती। तो टकराने पर क्या होगा कि बहुत सारी वाष्प वहां पर जाएगी, तो वो वाष्प बेटा क्या होती है? कंडेंस होने लगती है।
और जब कंडेंस हो जाएगी तो वो द्रव फिर से किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये बेटा यहां से वाष्प ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पर अणुओं का क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। और जब संघनन हो जाएगा तो जितना द्रव, यानी जो द्रव है वो बेटा किस में बदल रहा था सर, वाष्प में बदल रहा था। तो अब ये वाष्प बेटा किस में बदल जाएगी, द्रव में बदलने लगेगी। तो ये कंडीशन जो होगी ये बेटा कौन सी अवस्था हो जाएगी, ऐसी अवस्था को बोला जाता है साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगी, साम्य अवस्था। साम्य का मतलब कि जितना द्रव लिक्विड, जितना द्रव से वाष्प बन रही उतना ही वाष्प क्या बना दे रही है, द्रव बन रही है। तो साम्य अवस्था की, ध्यान से सुनिए, अब मैं परासरण यानी वाष्प दाब की तरफ बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। वाष्पीकरण से मैं बढ़ गया, अभी मैं इसके कारक बता दूंगा, फिर हाल वाष्प दाब के यहां पे समझ लीजिए। तो साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो साम्य अवस्था में वाष्प, ये जो वाष्प निकली, इस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है बेटा, वाष्प दाब कहलाता है। ये मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। तो ये हमारा बेटा क्या रहा, वाष्प दाब रहा। क्लियर है, तो सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बोलो, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि वाष्प दाब वास्तव में है क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को स्थिर रखेंगे, ये बात नहीं अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे नहीं, स्थिर रखेंगे। तो स्थिर ताप पर साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर लगाया गया वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब बेटा क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। क्या परिभाषा लिखा, स्थिर ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर। ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर। स्थिर ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इतनी बात समझ में आती। चलिए, अब यहां पर हमें कुछ और चीजों को बारे में भी जानना होगा। तो ये हमने आपको वाष्प दाब के बारे में समझा दिया, और वाष्प दाब का संबंध किससे है, राउल्ट के नियम से। अब यहां पर देखिए, अब वाष्प दाब क्यों बन रही है, अब वाष्प दाब क्यों बन रही, जरा सोच समझ के जवाब देना। क्या ओपन कंटेनर में वाष्प दाब बनी थी, क्या खुला पात्र में वाष्प दाब बनी थी, नहीं सर। तो इसका मतलब है कि अगर जब भी हम वाष्प दाब की बात करेंगे तो मतलब हम बंद कंटेनर की बात करेंगे, बंद पात्र की बात करेंगे, और बंद पात्र में ही हमेशा वाष्प दाब बनेगी, कभी भी खुला पात्र में वाष्प दाब नहीं बनती है। ये बातें बहुत जरूरी हैं, इनको याद रखना। जब भी आपसे कोई वाष्प दाब की बात कर रहा है, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वो बंद पात्र की बात कर रहा है, यानी जो प्रक्रिया हो रही है, वाष्पीकरण जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, बंद पात्र के अंदर हो रहा है। क्लियर है, चलो अब यहां पर समझिएगा थोड़ा सा वाष्प दाब को। अब वाष्प दाब की जब हम बात करते हैं तो एवापोरेशन की बात करते हैं, तो यहां पर दो बातें आपको मैं, और दो पदार्थ, दो तरीके के पदार्थ होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक हमारे पास है कि वाष्पशील, मैं बहुत ज्यादा गहराई में अब नहीं जाऊंगा, इतना समझा दिया बहुत है। एक होता है बेटा वाष्पशील पदार्थ यानी वोलाटाइल, एक होता है वोलाटाइल, और दूसरा होता है अवाष्पशील पदार्थ यानी नॉन वोलाटाइल। एक होता है बेटा आपका वोलाटाइल, तो दूसरा क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। ये दोनों में अंतर क्या है सर, जिनका वाष्पीकरण होता है, क्या होता है बेटा, जिनका वाष्पीकरण होता है उन्हें बोला जाता है वाष्पशील पदार्थ, और जिनका बेटा क्या होता है, वाष्पीकरण नहीं होता है, उन्हें बोला जाता है अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल। बिल्कुल सिंपल भाषा में, ठीक है। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनका वाष्पीकरण होता है, समझिए जरा। कि जैसे आपके पास है वाटर है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, वाटर है, एथेनॉल है, आपका ईथर है ना, आपका बेंजीन है, बहुत सारे ईटीसी, पेट्रोल है, डीजल है, सब आपके क्या है, इनका वाष्पीकरण होता है, पेट्रोल का। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई।
अब अवाष्पशील पदार्थ कौन कौन से होंगे जिनका वाष्पीकरण नहीं होगा? जैसे आपका नमक है, चीनी है, आपका हम बात कर लेते हैं यूरिया है, ETC। ये सब बेटा क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है, इनका कभी भी वाष्पन नहीं होगा। अब हमारे पास सवाल थोड़ा सा, हमारे एक मन में सवाल ये आ रहा है कि सर अगर मान लीजिए ये हमने एक पात्र लिया और इसमें हमने एक सॉल्यूशन मिला, एक हमारे पास ये विलायक है, ये हमारे पास विलायक है, तो उस समय से ये कंटेनर क्या है? क्लोज है, कंटेनर बंद है। तो यहां से ये वाष्प निकल रही है और इस वाष्प के द्वारा साम्यावस्था में इस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाया जा रहा। तो यहां पर एक दाब होगा, इस दाब को हम लोग बेटा काहे से लिखेंगे? P से लिखेंगे। और अभी भी इस लिक्विड के अंदर हमने कोई दूसरी चीज मिलाई है? मिलाया है? नहीं मिलाया है। द्रव पूरी तरीके से शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। तो जब कभी हमें शुद्ध कंडीशन को दिखाना होगा तो हम बेटा उसको क्या दिखाएंगे? P नॉट, P नॉट प्योर। क्या बोलेंगे? P नॉट प्योर, प्योर है। तो अब आप मान लीजिए यहां पर हमने A के पार्टिकल मिलाए थे, तो हम इसको क्या लिख देंगे? P नॉट A लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? P नॉट A। तो ये हमारा बेटा क्या है? ये हमारा है शुद्ध विलायक का परासरण हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। दिख ना रहा हो, छोटा थोड़ा सा लिखने की आदत है, तो जो बोलता हूं तो आप लोग वहां से जरूर कॉपी कर लिएगा। तो उस समय ये क्या है? P नॉट A है। ठीक है, अब जरा दिमाग लगा के एक बात मुझको बताइएगा कि सर अगर मैं इसमें कोई वाष्पशील पदार्थ मिला दूंगा तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा कि घट जाएगा? छोटा सा सवाल पूछा। क्या पूछा? कि सर अगर इस द्रव में मैंने कोई यानी वाष्पशील पदार्थ को मिलाया, किसको मिलाया? मान लीजिए हम एथेनॉल को मिला दें, तो वाष्पशील पदार्थ को हम मिला देंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा कि घटेगा? तो सीधा सा जवाब होगा सर वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वाष्पशील पदार्थ मिलाओगे तो उसका भी तो अपना वाष्प दाब होगा और इस लिक्विड का तो अपना हाई है, तो दोनों का वाष्प दाब है, तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो। लेकिन अगर सर इसमें हम अवाष्पशील पदार्थ मिला दे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। तो याद रखना, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब घट जाता है और वाष्पशील पदार्थ मिलाओगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम ये बात करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ये जो वाष्प दाब होता है ये किन बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो वाष्प दाब किन बातों पे निर्भर करेगा? तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, तो ये आपका पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करेगा। जैसे आपको एग्जांपल हमने दे ही दिया है कि वो वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है। अगर वोलाटाइल होगा तो उसका वोलाटाइल का हमेशा जो बेटा वाष्प दाब होगा वो कभी भी बेटा क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, और अगर नॉन वोलाटाइल होगा तो कभी भी इसका जो वाष्प दाब होगा बेटा जीरो से अधिक नहीं होगा। वाष्प दाब इसका कभी जीरो नहीं होगा और इसका कभी बेटा क्या होगा? जीरो से ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर जीरो क्यों है? क्योंकि कोई वेपर निकलेगी नहीं, अवाष्पशील पदार्थ वाष्पित होगा ही नहीं, तो वाष्प दाब क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ का P नॉट जीरो है, इसका मतलब वो वाष्पशील पदार्थ है। अगर P नॉट जीरो मतलब P नॉट अगर जीरो नहीं है तो वो वाष्पशील पदार्थ है। अगर P नॉट जीरो है तो इसका मतलब वो अवाष्पशील पदार्थ है। ठीक है, अब यहीं पर आगे से अब हम लोग बेटा यहां से पढ़ने वाले हैं राउल्ट लॉ। ये कहानी हमने आपको समझा दी, तो अब आप राउल्ट लॉ को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राउल्ट ने राउल्ट वैज्ञानिक आए और इन्होंने 1986 में क्या दिया था बेटे? एक लॉ दिया था जिसको हम लोग राउल्ट के नियम से जानते हैं। तो राउल्ट ने क्या बताया था अपने नियम में? तो इन्होंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा, कि निश्चित ताप पर, क्या कहा? किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, किस पर बताया? इन्होंने बताया
कि निश्चित ताप पर विलयन के किसी घटक का, किसी वाष्पशील घटक का, अब वाष्पशील का मतलब है भैया दाब किसका होगा? भाई जो वाष्पशील होगा उसी का दाब होगा, जो अवाष्पशील है उसका दाब तो होगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो क्या कहा कि निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब यानी P जो होगा उस घटक के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? मान लीजिए यहां पर ये A का परासर दाब है, तो मोल फ्रैक्शन भी किसके होंगे? A के होंगे। ये बात इन्होंने बताई थी। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन के किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उस विलयन के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा मेरे बच्चे? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने मान लीजिए घटक ए लिया है, घटक ए लिया है, तो घटक ए का जो वाष्प दाब होगा वो घटक ए के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? समानुपाती होगा। यही बात किसने बताई थी? रॉल्ट ने बताई थी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा मेरे बच्चे? उसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। हालांकि इसने राउल्ट ने यहां पर इसको क्या कहा था? आंशिक दाब कहा था। क्या कहा था बेटा? आंशिक दाब। क्या कहा था? आंशिक दाब। तो क्या परिभाषा होगी? एक बार मैं बोल देता हूं, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम था। अगर आपने बेटा घटक बी लिया होगा तो ये पीबी समानुपाती जीटा भी हो जाएगा। तो ये राउल्ट का नियम है। ये बेटा हमारा क्या है? राउल्ट का नियम है। इस बात को आपको बहुत आसानी से समझना होगा। तो ये बेटा हमारा क्या है? राउल्ट का नियम है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखो, अगर ये आप ऐसा ना लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि पी ए, आप जानते हैं समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक कांस्टेंट आता है के, लेकिन यहां पे राउल्ट ने जो के की वैल्यू फाइंड की थी वो क्या फाइंड किया था? इसी का नॉट लिया था, यानी शुद्ध अवस्था में। ये आंशिक दाब है तो यहां पर इन्होंने लिया पी नॉट ए के, यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो ए के कांस्टेंट आएगा, तो वो के ना बता के मैं के की जगह पे पी नॉट ए लिख रहा हूं। तो यहां पर बेटा ये क्या हो जाएगा? जीटा है। बात समझ गई? ये राउल्ट के नियम से। अगर इसके लिए आप लिखना चाहो तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? इसके लिए हो जाएगा पी बी बराबर पी नॉट बी और ये जीटा बी। तो ये हमारा सिंपल सा बेटा क्या है? राउल्ट लॉ है, जो हमने आपको बता दिया। क्लियर है? तो ये हमारा बेटा क्या हो जाता है? राउल्ट लॉ हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक अगर हो तो आप लोग हमें बताइए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? राउल्ट लॉ है। तो ये बेटा हमारा राउल्ट का नियम हो गया। अब यहां पर राउल्ट के नियम के लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को भी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन बनती है राउल्ट के नियम के लिए। सबसे पहले अभी हमने आपको समझाया कि मान लीजिए कि एक मेरे पास कोई पात्र है और इसमें मैंने दो घटक मिलाए हैं। एक घटक ए मिलाया तो ए के कारण जो वाष्प दाब होगा शुद्ध अवस्था में, ए का जो शुद्ध वाष्प दाब होगा वो होगा पी नॉट ए, और जो बी का वाष्प दाब होगा वो बेटा क्या होगा? पी नॉट बी होगा। ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जब ये अकेले अकेले थे वाष्प दाब। लेकिन जैसे ही बेटा ये विलयन बन गए तो इनके वाष्प दाब में इनका वाष्प दाब क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। कुछ ना कुछ वाष्प दाब क्या हुआ? बदल गया। तो उस समय जो इनका वाष्प दाब हुआ, इस समय इसका वाष्प दाब जो होगा उसको बोलेंगे पीए, और इनका जो वाष्प दाब हो जाएगा वो पीबी हो जाएगा। मतलब विलयन में जो ए का वाष्प दाब होगा वो पीए होगा, और विलयन में जो बी का वाष्प दाब होगा वो पीबी होगा। लेकिन अगर बी विलायक है तो उसका वाष्प दाब पी नॉट बी है। अब अगर हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे
कि टोटल वाष्प दाब यहाँ पर भैया दोनों ही वाष्पशील हैं, ये भी वाष्पशील, ए भी वाष्पशील है, बी भी वाष्पशील है, दोनों के वाष्प कारण धका धक निकल रही है। तो यहाँ पर वाष्प दाब कितनी बनेगी? तो हमें विलयन की टोटल वाष्प दाब निकालना होगा। विलयन की क्या निकालेंगे बेटा? टोटल वाष्प दाब निकालेंगे। और ये टोटल वाष्प दाब किसके कारण होगी? यानी पी ए के कारण होगी, पी ए के कारण होगी, और प्लस बेटा किसके कारण होगी? पीबी के कारण होगी। भाई समझो, अभी ये शुद्ध थे, ये शुद्ध थे, उस समय इनका वाष्प दाब ये था, अभी मैं पीछे बता के आया हूं। लेकिन जब हमने ए को बी में मिला दिया या बी को ए में मिला दिया तो इनका वाष्प दाब परिवर्तित हो गया। अभी पी नॉट ए था, जैसे ही सोल्यूशन बना तो पी ए हो गया, जो पी नॉट बी था जैसे ही सोल्यूशन बना वो पी बी हो गया। तो इन दोनों के कारण वाष्प दाब जो होगा वही क्या होगा? विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। विलयन का क्या होगा? कुल वाष्प दाब होगा। ये कहां से आया? डाल्टन के नियम से आया है, ये आप लोग जानते हैं। अब यहां पर समझिए, पहले हम लोग जानते हैं राउल्ट के नियम से, राउल्ट ने बताया कि पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा राउल्ट ने क्या बताया कि पी बी बराबर, यानी घटक ए के लिए और घटक बी के लिए, दो घटक है ना, हम दो घटक की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी इंटू बेटा क्या हो जाएगा? जीटा बी। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। इतना आप लोग जानते हैं। अब यहां पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं, तो यहां पर पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है? शुद्ध अवस्था में घटक ए का वाष्प दाब और शुद्ध अवस्था में घटक बी का वाष्प दाब है, ये आप जानते हैं। अब यहां पर हम ये एक्स ए क्या है? मूल प्रभाज है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जीटा ए है, ये इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको जीटा ए पढ़ते हैं। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? हम निकालते हैं विलयन का दाब। क्या निकालते हैं बेटा? विलयन का दाब निकालते हैं। तो जब हम विलयन का दाब निकालेंगे, विलयन का दाब क्या? वाष्प दाब निकालना है भैया। तो विलयन का हम क्या निकालेंगे बेटा? वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब P बराबर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया, इसे ज्ञात करेंगे। अब जरा यहां पर देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पी ए की जगह पे मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए इंटू जीटा ए, जीटा ए, और प्लस पी बी की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी इंटू जीटा बी, ये हम लिख सकते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं बेटा, ये हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 होता। कभी ये बेटा 1 से अधिक नहीं होती है, ठीक है? किससे अधिक नहीं होती? 1 से अधिक नहीं होती। अगर हम यहाँ पर जीटा ए की वैल्यू को निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? जीटा बी। अब हम लोग बेटा किससे चले जाएंगे? समीकरण 3 से। अब ये जीटा ए की वैल्यू समीकरण 3 में आप रखेंगे तो आपको मिलेगा P बराबर, तो ये बेटा है पी नॉट ए, और जीटा ए की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 1 माइनस जीटा बी। क्या है? 1 माइनस जीटा बी आई है। कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। 1 माइनस कितना आई है? जीटा बी आ गई, ठीक है? पी नॉट और एक्स ए, जीटा ए की जगह पे 1 माइनस जीटा बी, कोई दिक्कत यहां तक? और प्लस यहां पर बेटा देखो, ये आपको दिया गया है पी नॉट बी, और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? जीटा बी, ठीक है? अब इससे इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पी नॉट ए माइनस ये हो जाएगा बेटा पी नॉट ए इंटू जीटा बी, और प्लस यहां पे देखिए पी नॉट, क्या हो रहा है भाई? पी नॉट बी और इंटू बेटा क्या है? जीटा बी। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर देखो, अगर हम पी नॉट ए है, अच्छा, अब यहां पर क्या कर सकते हैं? एक काम कर लेता हूं बेटा कि एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा फोन आ गया था बेटा। अब इधर देखो क्या करने वाले हैं, इसको बेटा आगे बुला लेंगे, ये प्लस में तो इसको आगे बुलाओ, तो इसको हम लिख लेंगे पी नॉट बी और इंटू बेटा क्या हो जाएगा? जीटा बी, माइनस इसको पीछे आप लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा पी नॉट ए इंटू जीटा बी, ठीक
ठीक है, इतनी बात आपको प्यार से समझ में आ गई होगी। मैं उसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि अभी मुझे ग्राफ भी समझाना होगा राउल्ट के नियम का। ठीक है, तो राउल्ट के नियम से यह पता लगाया जा रहा था कि कौन सा विलयन ज्यादा वाष्पशील है, कौन सा कम वाष्पशील है, जब दो हमारे पास वाष्पशील विलयन हो तब। यहां पर देखिए, ये हमारे पास है P बराबर, यहां पर देखिए बेटा P नॉट ए हमारे पास पहले से है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीटा बी और जीटा बी कॉमन मिल जाएगा, तो प्लस यहां से जीटा बी कॉमन मिला तो अंदर क्या बचेगा बेटा, तो अंदर बचेगा P नॉट बी, क्या है बेटा, P नॉट बी माइनस P नॉट ए। तो ये हमारा क्या था, राउल्ट के नियम की कैलकुलेशन आई थी। इस कैलकुलेशन से ये पता चल गया कि यहां पर देखो हमेशा अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े से छोटे को घटाते हैं। तो जब ये शुद्ध अवस्था में था तो इसका अपना कुछ वाष्प दाब रहा होगा, और जो ए था इसका अपना शुद्ध अवस्था में कुछ वाष्प दाब रहा होगा। तो ज्यादा किसका वाष्प दाब, हमेशा जब अंतर निकालते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है तो बड़े से छोटे को घटाते हैं। तो बड़ा कौन है, P नॉट बी है, और छोटा कौन है, P नॉट ए है। अगर यहां पर आप जीटा बी के लिए काम करते उस कंडीशन में P नॉट ए बड़ा हो जाता, P नॉट बी छोटा हो जाता। लेकिन हमने काम किसके लिए किया है, जीटा ए के लिए काम किया है। इसलिए यहां पर बेटा क्या होगा, जो P नॉट ए होगा, इससे यह पता चल रहा है कि बेटा जो P नॉट बी है वो ज्यादा वाष्पशील है, यानी उसका वाष्प दाब ज्यादा है किसके अपेक्षा, P नॉट ए की अपेक्षा उसका वाष्प दाब ज्यादा है। इस फार्मूले से हमको यह बात पता चलती है। ठीक है, अब इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग बेटा क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे और बहुत अच्छे से इसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ग्राफ को बनाने के लिए आप जानते हैं ये हमारी वाई एक्सिस है, समझाने की कोशिश करूंगा पूरा, और कितना आप समझ पाते हो आप पे निर्भर है। ये देखिए, और दूसरी हमारी ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस समय यहां पर इस कंडीशन में मैं इधर बेटा लेता हूं वाष्प दाब को, ये वाष्प दाब है, और इधर बेटा मैं ले लेता हूं मोल प्रभाज को। इधर मैं किसको ले रहा हूं, मोल प्रभाज को। मतलब इधर जाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और इधर जाओगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, जल्दी से बोलिए, दिखाई दे रहा है सभी को, चलिए सबको दिख रहा, बहुत बढ़िया, मोल प्रभाज भी दिख रहा है, बहुत दिक्कत कोई नहीं आ रही है सबको। चलो अब यहां पर ध्यान से देखो कि समझ लीजिए कि पहले जो ए का मोल फ्रैक्शन था वो 1 था, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात याद रखिए, जब मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया वहां पे आपको मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए अगर मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब विलायक शुद्ध है, क्योंकि भैया वहां पर XA प्लस XB 1 हो रहा है, और वैल्यू पहले से हमें कितनी है, 1 है। इसका मतलब उसमें B तो मिला ही नहीं है, मतलब B क्या है, 0 है, तभी तो x से बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, x से बराबर तभी बेटा क्या आएगा, 1 आएगा जब b क्या है, 0 है। मतलब ये हुआ कि इस समय जो हमारा विलायक है जो हम ले रहे हैं सोल्यूशन, उसमें सिर्फ विलायक है, और वो मेरे बच्चे क्या है, शुद्ध है, और शुद्ध है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, PA नॉट ए होगा। तो इसका बेटा ये वाष्प दाब हो गया, मैंने क्या माना, P नॉट ए माना। लेकिन सोचो, जब हम धीरे 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 इधर बढ़ रहे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गए, उस समय हमने ये देखा कि ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना हो गया, 0 हो गया। ए का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, 0 दिख रहा है सबको, ए का मोल फ्रैक्शन बेटा कितना हुआ सर, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मोल फ्रैक्शन ए का 0 हो रहा है तो मतलब उसका P नॉट ए, अभी हमने शुरुआत में बताया था, तो उसका आंशिक दाब भी क्या होगा, धीरे 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 कम हो जाएगा। मतलब मोलों की संख्या घटे, यानी मोल प्रभाज घटेगा तो सर परासरण दाब भी क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो परासरण दाब भी बेटा क्या हो गया, घट गया। तो इसके इस लाइन के लिए, इस रेखा के लिए देखो, एक जो सीधी रेखा होती है वो यही बताती है कि दोनों चीजें एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। तो इसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इस लाइन के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो सर इसके लिए आपकी इक्वेशन बनेगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, PA बराबर P नॉट ए इंटू जीटा है। ये हो गया, ठीक है। अब सर इधर देखिए दूसरी तरफ क्या है, यहां पर मैंने आपको बताया है
कि जो पी नॉट बी है उसका वाष्प दाब ज्यादा है और पी नॉट ए का वाष्प दाब कम है। तो जैसे जैसे सोचो एक्स ए की मात्रा यहां से पहले 1 थी, धीरे 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 कितनी 0 हो गई, और अभी मान लीजिए यहां शुरुआत में जीटा बी की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और धीरे 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 बढ़ते 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 जीटा बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्या दिख रहा है, चेक कर लेता हूं एक बार, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो जीटा बी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 1 हो गई। तो उस समय देखो पहले 0 था तो उसका वाष्प दाब 0 था, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वाष्प दाब भी बढ़ रहा है, और ये इसका वाष्प दाब बेटा कितना हो गया, पी नॉट बी हो गया, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स बी 1 हो गया, तो पराशर दाब इसका इतना हो गया। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, इसके लिए सर लिखा जाएगा पी बी बराबर पी नॉट बी और इंटू जीटा बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, घटक ए के कारण हमने निकाला, घटक बी के कारण हमने निकाल दिया है वाष्प दाब। अब हमें निकालना है इस विलयन का टोटल वाष्प दाब, यानी इसका पराशर दाब, और इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे तो यहां पर बेटा ये कुल पराशर दाब होगा, और ये कुल पराशर दाब कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, इन दोनों के कारण होगा, तो पी ए प्लस पी बी को हम जोड़ देंगे। तो ये आपके राउल्ट के नियम का ग्राफ है, इसको आप समझ लीजिएगा। कोशिश मेरी पूरी रही है कि मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। तो यहां पर ये जो टोटल वाष्प दाब होगा, पराशर दाब नहीं बोल रहा हूं, वाष्प दाब है, याद रखिएगा, मुंह से निकल जाता वो अलग चीज है, सुधार लूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो P है, तो किसके कारण यहां पर जो वाष्प दाब होगी, जो विलयन का टोटल वाष्प दाब होगा वो PA प्लस PB के कारण होगा। तो बात समझ में आ गई। तो ये बेटा इसका हमने आपको क्या बताया, ग्राफ समझा दिया, ये हमने आपको इसका ग्राफ समझा दिया। ये इसकी कैलकुलेशन हमने राउल्ट के नियम की थी, आपको राउल्ट के नियम का थ्योरी लिखने के बाद इतनी कैलकुलेशन कर देनी है, उसके बाद इसका आप ये ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या रहा, राउल्ट का नियम रहा। अब यहां पर राउल्ट के नियम को हम लोगों ने समझ लिया है। अब राउल्ट के नियम से ही कुछ चीजें रिलेट करती इसके बाद आने वाली हैं, जिसका नाम है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे कि ये राउल्ट का नियम, ये ग्राफ बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आदर्श और अनादर्श विलयन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।